Having understood the first unit of the Indian Partnership Act, right? फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने बेसिकली क्या समझा था कि पार्टनरशिप क्या है, राइट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट? सो ये सब समझने के बाद अभी हम लोग यूनिट 2 की तरफ चलते हैं. जब हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था तब हमने समझा था कि ये पार्टनरशिप एक्ट जो है ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स राइट्स, ड्यूटीज एंड remedies, and this partnership act will lay out the roadmap between the partners themselves, the partners and the firm, and the third parties connected with the partnership firm. तो अभी यहाँ पे जो यूनिट 2 है, it ranges between section 9 to section 17, राइट? जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, मतलब एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, व्हाट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स. तो जैसे ही हम लोग रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर की बात करते हैं तो हम लोगों ने जब डेफिनेशन देखा था पार्टनरशिप का तो क्या बोला था, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन. अब ये रिलेशनशिप को हमने एनालाइज किया था कि ये रिलेशनशिप किस नेचर का है, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का है, वॉलंटरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का है, बाय स्टेटस अराइज नहीं होता है, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप इट अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कितने टाइप का होता है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड. अगर एक्सप्रेस की बात करें तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. रिटन कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड. ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इम्प्लाइड भी हो सकता है, राइट? और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, हम लोगों ने देखा था कि वेदर व्हेन समबडी रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ बाय एक्ट और बाय कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन, राइट? इम्प्लाइड में भी बाय एन एक्ट और बाय अ कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन. और इम्प्लाइड का एक एग्जांपल भी हमने देखा था, हु इज पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. तो अभी ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर, राइट? पार्टनरशिप इज व्हाट, it's a group of people who have come together with an objective of sharing profits of a business, and this business is carried on by all or any one of them acting for all or any of them acting for all. So ये जो पार्टनर्स है इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे है वो जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो इस यूनिट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स. तो सबसे पहले रिलेशनशिप ऑफ, देखो कोई भी रिलेशनशिप होगा तो उसमें क्या आएगा, there will be some rights, there will be some obligations, right? In any relationship there will be some rights, there will be some obligations. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं rights of the partner, right? क्या पढ़ेंगे, rights of the partner. तो देखो पार्टनरशिप के डेफिनेशन में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी म्यूचुअल एजेंसी की. वो क्या बोलता था, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सो अभी यहाँ पे देखो, that means that every partner has the right to conduct the business of the firm, and it also means that any partner or partners can conduct the business of the firm on behalf of the other partners, whereby the partner so acting acts as an agent of for the other partners in the firm. तो सबसे पहला right है right to take part in the conduct of the business, right to take part in the conduct of the business or in the conduct of the business of the firm. So देखो सिंपल रूल है, every partner, right, every partner, अगर 5 पार्टनर है तो पांचों को राइट है कि वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट करें. तो इस तरह के राइट को हम लोग क्या बोलेंगे, को एक्सटेंसिव. प्लीज रिमेंबर द वर्ड को एक्सटेंसिव. मतलब एक्सटेंसिव मतलब मौजूद है, को मतलब टुगेदर, राइट? सो इट एग्जिस्ट टुगेदर. एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. सच अ राइट इज को एक्सटेंसिव. आर यू क्लियर अबाउट इट? सो पार्टनर्स का जो बिजनेस में पार्ट लेने का राइट है वो कैसा है, को एक्सटेंसिव. इट exist together, everybody has the right to take part in the conduct of the business of the firm. अभी समझो 4 पार्टनर है, राइट, ए बी सी और डी. अभी ए बी सी बहुत अच्छे फ्रेंड है, डी को हमेशा किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या उसको काम ही करने नहीं देते. क्या डी का भी राइट है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म? यस. तो अगर वो लोग डी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, राइट, दे आर नॉट ट्रीटिंग डी वेल. आई यूज गुड वर्ड, राइट. सो इफ दे डोंट ट्रीट डी वेल, डी क्या करेगा, डी हैज अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट
एंड फाइल फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन हमने समझा था ना, इंजंक्शन मतलब टू प्रिवेंट अ पर्टिकुलर पर्सन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। तो ये डी जाएगा कोर्ट में, बोलेगा जज साहब देखो ABC टीम बना लिए हैं, मेरे को अलग कर दिए हैं, आई एम ऑल्सो अ पार्टनर इन द फर्म बट दे आर नॉट अलाउिंग मी टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, प्लीज स्टॉप देम, प्लीज डायरेक्ट देम टू स्टॉप बिहेविंग इन सच अ मैनर। तो वो क्या करेगा, ही कैन the court can pass an injunction order and thereby refrain the other partners, right, and tell them कि भाई D is an equal partner with you, you have to allow him to take part in the conduct of the business of the firm। और अगर D बहुत नाराज हो गया है कि भाई मेरे को काम ही नहीं करने दे रहे हैं, तब वो क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, फाइल करेगा सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। वो बोलेगा मैं भी पार्टनर हूँ फर्म में, मेरे को आप काम नहीं करने दे रहे हो, तो अभी मैं फर्म को डिसॉल्व कर देता हूँ। और ही मैं ऑल्सो फाइल अ केस फॉर अकाउंट्स विदाउट डिसोल्यूशन, कि भाई मेरे को क्या काम काज चल रहा है बिजनेस में वो बताओ, क्या अभी की फाइनेंशियल पोजीशन है बताओ, ही मे नॉट वांट टू डिसॉल्व द फर्म एज वेल। सो देखो हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा, दैट एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। Such right is co-extensive, मतलब it can be exercised by every partner in the firm। अगर किसी एक पार्टनर या पार्टनर्स को दूसरे पार्टनर्स एक्सक्लूड कर रहे हैं फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, देन दैट पार्टनर सो एक्सक्लूडेड कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर इंजंक्शन। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगा तो वो इंजंक्शन ऑर्डर पास करेगा। अगर अग्रीव पार्टनर मतलब जिसको वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं, अगर वो चाहे तो कोर्ट में केस भी कर सकता है, किस चीज़ के लिए, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर अकाउंट्स विदाउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो ये देखो हमने क्या पढ़ा, जनरल प्रिंसिपल पढ़ा। क्या पढ़ा, जनरल प्रिंसिपल। बट अभी एक बात बताओ, अगर 5 पार्टनर है, उसमें से 2 पार्टनर को पार्टनरशिप डीड में उन्होंने अग्री किया है कि एक्टिव पार्टनर रहेंगे, और 3 पार्टनर को अग्री किया है कि डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर रहेंगे, उस केस में हु विल टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, एक्टिव पार्टनर। उस केस में समझ लो 5 पार्टनर में से A और B एक्टिव है, C, D और E स्लीपिंग पार्टनर है, तो वो क्या बोल सकते हैं कि ये लोग मेरे को जबरदस्ती प्रिक्लूड कर रहे हैं या प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस? नो। व्हाई? Because they have specifically agreed in the partnership agreement कि they will be sleeping partner, they will not take part in the conduct of the business, only the active partners will take part in the conduct of the business of the firm। तो ये रूल का एक्सेप्शन क्या है देखो, whereby an agreement some partners have been designated as active or working partner, then the active or working partner would conduct the business of the firm। तो देखो बहुत सिंपल रूल है, ऐसा सोचना है कि अगर मैं किसी फर्म में पार्टनर बनता हूं और उस फर्म में और भी 10-15 पार्टनर है, तो क्या हर एक पार्टनर के पास राइट है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस? यस, बिकॉज दिस राइट इज को एक्सटेंसिव, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। फिर मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि समझो 15 पार्टनर्स आर देयर इंक्लूडिंग मी, अगर मेरे को वो लोग रोक रहे हैं टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो मेरे पास क्या रेमेडी है? देखो जहाँ पे राइट है वहाँ पे रेमेडी होना चाहिए, तो मेरे पास क्या रेमेडी है? आई कैन गो टू द कोर्ट एंड रिक्वेस्ट द कोर्ट फॉर एन इंजंक्शन ऑर्डर। सेकेंड क्या मेरे पास राइट है? आई कैन फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर अकाउंट्स विदाउट डिसॉल्विंग द फर्म। ये क्या है? जनरल रूल है। बट अगर ये 15 पार्टनर की फर्म ने एक पार्टनरशिप डीड बनाया है जहां पे लिखा है 5 पार्टनर होंगे एक्टिव, 10 पार्टनर होंगे स्लीपिंग, तब ये स्लीपिंग पार्टनर क्या कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें कंडक्ट में पार्ट नहीं लेने दे रहे हैं बिजनेस के? नहीं, बिकॉज उन्होंने स्पेसिफिकली अग्री किया है कि 5 पार्टनर विल बी द वर्किंग पार्टनर एंड वर्किंग पार्टनर वुड टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? देन वी मूव टू द नेक्स्ट राइट। देखो एज ह्यूमन बींग्स, लेट्स से ये क्लास है, ठीक है, मैं सबका ओपिनियन पूछता हूँ, किसी 2 जन से नहीं पूछता हूँ उनका ओपिनियन, क्या उनको खराब लगेगा? ऑब्वियसली खराब लगेगा, राइट? सो एज ह्यूमन बींग्स एंड एज पार्टनर्स व्हेन यू आर वर्किंग इन एन एसोसिएशन, व्हाट यू नीड टू डू, ईच पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड। मतलब आइदर आप एक्टिव हो या आप स्लीपिंग हो, डज नॉट मैटर, राइट? यू हैव अ राइट टू बी
कंसल्टेड। तो देखो अगर कोई भी बिजनेस डिसीजन ऐसा आएगा जहां पे देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट, कोई भी अगर ऐसा बिजनेस डिसीजन आएगा जहां पे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, समझो मोबाइल फोन का, हमने सोचा टॉलीगंज में एक मोबाइल स्टोर खोलना है, ठीक है, some partners are ready, some partners are not ready for that, right? So यहाँ पे देखो पहले क्या सबको पूछना पड़ेगा क्या अगर नया स्टोर खोलना है तो? yes, वो एक्टिव हो या स्लीपिंग हो, सबका इंटरेस्ट है इस पार्टनरशिप फर्म में, तो सबको पूछना पड़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड। अभी 10 पार्टनर है, कुछ बोल रहे हैं हाँ, कुछ बोल रहे हैं ना, तो डिसीजन कैसे आएगा? बाय मेजॉरिटी। कैसे आएगा? बाय majority, but this majority should act in a good faith, मतलब जो ना बोल रहे हैं उनका इंटरेस्ट हैम्पर करने के लिए नहीं कर रहे हैं, they are doing for the best interest of the firm। so देखो क्या बोल रहे हैं, any difference regarding business of the firm, business of the firm मतलब normal conduct of business की बात हो रही है, any disagreement or any difference between business of the firm कैसे डिसाइड होगा? बाय मेजॉरिटी। मतलब 10 में से अगर 6 अग्री कर रहे हैं, 4 डिसअग्री कर रहे हैं, तो जो 6 अग्री कर रहे हैं वो मेजॉरिटी रूल अप्लाई करेगा, बट दिस मेजॉरिटी शुड एक्ट इन गुड फेथ फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। अभी देखो ये 10 पार्टनर की फर्म है, ठीक है, 6 ने अग्री किया, 4 ने डिसअग्री किया, अब क्या वो काम होगा? ऑब्वियसली होगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑपरेट कर रही है। अभी इनका काम किस चीज का है? मोबाइल फोन का। अब इन्होंने बोला कि हम एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। क्या खोलना चाहते हैं? रेस्टोरेंट। इसमें भी 6 पार्टनर अग्री कर रहे हैं, 4 पार्टनर नहीं अग्री कर रहे हैं। क्या ये रेस्टोरेंट ओपन कर सकेंगे? क्यों नहीं कर सकेंगे? हाँ, राइट, इट इज आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ। इन्होंने जब इनिशियली पार्टनरशिप की थी तब किस ऑब्जेक्टिव के लिए की थी? मोबाइल फोन के लिए, राइट। अभी आप अगर रेस्टोरेंट में जाओगे तो क्या बिजनेस का नेचर चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो कभी भी अगर बिजनेस का नेचर चेंज होता है, राइट, इफ द डिसीजन is relating to change in the nature of business of the firm, unanimous consent of all the partners is required। मतलब सारे पार्टनर्स अग्री होने चाहिए, वहां पे 10 out of 10 आना चाहिए। इवन 9 out of 10 will not allow them to change the nature of the business। Are you clear about it? So यहाँ पे क्या होना चाहिए? Consent of all the partners is required, right? Unanimous consent is required of all the partners। Absolutely clear about this? So देखो दो चीज देखी, अगर नॉर्मल बिजनेस रिलेटेड डिसीजन है तो क्या रूल अप्लाई करेगा? मेजॉरिटी। अगर चेंज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस है तो क्या रूल अप्लाई करेगा? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यूनानिमस कंसेंट, राइट? बोलो। कुछ होता है और 6 लोग अग्री करते हैं, 4 लोग डिसएग्री करते हैं, बट दैट इज नॉट गुड फॉर द फर्म, लाइक देन यू कैन नॉट डू इट बिकॉज मेजॉरिटी शुड एक्ट इन गुड फेथ। तो जो 4 लोग डिसअग्री कर रहे हैं वो कोर्ट में जाएंगे फॉर एन इंजंक्शन ऑर्डर। कोर्ट में इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मेजॉरिटी तो है बट मेजॉरिटी इज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ। तो अगर कोर्ट अग्री करेगा तो वो इंजंक्शन ऑर्डर पास करेगा, रिफ्रेन करेगा उन पार्टनर्स को फॉर एक्टिंग इन सच अ वे। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? सो देखो 2 रूल समझे अभी हम लोगों ने। 2 राइट, पहला राइट क्या था? राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द firm। कैसा राइट है? को एक्सटेंसिव। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर किसी को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, क्या किया जाएगा? वो पार्टनर कोर्ट में जाएगा, द कोर्ट में पास एन इंजंक्शन ऑर्डर। दूसरा राइट क्या है? ही कैन फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर अकाउंट्स विदाउट डिसॉल्विंग द फर्म। एक्सेप्शन क्या है? जहां पे बाय अग्रीमेंट देयर आर सर्टेन पार्टनर्स हु हैव बीन डेजिग्नेटेड एज एक्टिव पार्टनर, then those partners will perform the business of the firm। सेकेंड क्या? राइट टू बी कंसल्टेड। किसको कंसल्ट करना है? सारे पार्टनर, एक्टिव स्लीपिंग कोई भी हो, सबको कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है बिजनेस डिसीजन में तो कैसे वो अप्लाई होगा? मेजॉरिटी रूल। अगर बिजनेस का नेचर चेंज करना है तो कैसे करेंगे? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड, राइट? देन वी गो टू राइट टू एक्सेस बुक्स। देखो एक याद रखो, ऑल द पार्टनर्स हैव द राइट टू एक्सेस बुक। जितने भी पार्टनर्स है सबको राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट ये राइट है ना, उनको एक्सरसाइज करना चाहिए ना बोनाफाइड मैनर।
मतलब अगर किसी पार्टनर को लग रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट से क्रिटिकल इंफॉर्मेशन निकाल के हम कॉम्पिटिटर्स को दे देंगे, तब दूसरे पार्टनर्स उसको रोक सकते हैं। सो नॉर्मली क्या सारे पार्टनर्स के पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करे, एक्सेस करे? यस, बट ये राइट कैसे एक्सरसाइज होना चाहिए? इन अ बोनाफाइड मैनर। दिस राइट शुड बी एक्सरसाइज इन अ बोनाफाइड मैनर। देन राइट टू रेम्यूनरेशन। देखो ये सब तो चीज पता है ना कि पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि अगर पार्टनर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को, तो उनको कोई भी रेम्यूनरेशन क्लेम करने का राइट नहीं है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स कैन नॉट क्लेम एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम दी फर्म, राइट? सो राइट टू रेम्यूनरेशन, नो रेम्यूनरेशन टू बी अलाउड टू दी पार्टनर। रेम्यूनरेशन किन सिचुएशन में अलाउ होगा? फर्स्ट, अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली अग्रीड है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। सेकंड, बाय कोर्स ऑफ डीलिंग, मतलब इतने सालों से इस बिजनेस का ये नेचर ही है, ये कस्टम ही है कि पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलता है, और बाय कस्टम ऑफ ट्रेड, राइट? सो 3 सिचुएशन में रेम्यूनरेशन क्लेम हो सकता है। पहले फर्स्ट, इट शुड बी स्पेसिफिकली अग्रीड। सेकंड, बाय कोर्स ऑफ डीलिंग। थर्ड, बाय कस्टम ऑफ ट्रेड। अगर ये है तभी रेम्यूनरेशन क्लेम करेंगे। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कैन द पार्टनर्स क्लेम रेम्यूनरेशन फ्रॉम द फर्म? नो, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि पार्टनर्स को कोई भी रेम्यूनरेशन मिलना नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली क्लियर? देन राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। हाँ, बाय कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब इतने सालों से बिजनेस चलते आ रहा है एंड इट्स मोर और लेस सेम। नहीं, इसमें पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड है तो ये दोनों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है बट हम देख रहे हैं कि इतने सालों से जिस तरह से काम हो रहा है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन क्लेम कर रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि उस बिजनेस में सारे जितने फर्म्स है वो कस्टमरीली रेम्यूनरेशन पार्टनर्स क्लेम करते हैं, देन इट विल बी अलाउड। ओके, सो राइट to remuneration, no remuneration to be allowed to the partners. Partners can claim remuneration only if it is agreed, course of dealing or custom of trade. What do you think about right to share profits? In absence of agreement, the profit has to be shared equally between the partners, right? So no connection between profit sharing ratio and capital. Maybe I am contributing the maximum amount of capital, but I may get the lowest amount of share of प्रॉफिट। तो पीएसआर और कैपिटल कंट्रीब्यूशन में कोई भी कनेक्शन नहीं है, राइट? एंड अगर अग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? इक्वली। एब्सोल्युटली क्लियर? देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन इफ देयर इज नो अग्रीमेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ देयर इज नो अग्रीमेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानेंगे? appropriation of profit. See, there is difference between charge against profit and appropriation of profit. Charge against profit मतलब क्या? प्रॉफिट है कि नहीं है, देना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट है तभी उसको अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, प्रॉफिट नहीं है तो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट? सो इन एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या? प्रॉफिट है तो देना है, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देना है। देखो किस सिचुएशन में ये इंटरेस्ट पे हो सकता है? एक्सप्रेस अग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड में अग्री कर लिया है कि 10%, 12% जो भी है इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड, कस्टम ऑफ ट्रेड मतलब इस पर्टिकुलर बिजनेस में एज अ कस्टमरी थिंग सारे पार्टनर्स इंटरेस्ट क्लेम करते हैं। थर्ड, स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे देयर इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो भी इंटरेस्ट क्लेम करेंगे। अभी देखो ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। नॉर्मली इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड? नो। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर अग्रीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। किन सिचुएशन में मिलेगा? एक्सप्रेस अग्रीमेंट।
custom of trade or any statutory provision for payment of interest. इन 3 सिचुएशन में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स क्लेम कर सकते हैं. देन वी गो टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस. एडवांस मतलब क्या होता है कि जो लोन मतलब ओवर एंड अबव जो कैपिटल के पार्टनर्स फर्म को देते हैं. एडवांस मीन्स अ लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द पार्टनरशिप फर्म. अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है भले कोई अग्रीमेंट नहीं बना है बट फिर भी जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसको 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए. किस रेट से मिलना चाहिए? 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए. So even if there is no agreement, interest on advance is to be paid at the rate 6% per annum. अभी देखो एक अलग सिचुएशन डिस्कस करेंगे. समझो कि फर्म का डिसोल्यूशन हुआ. क्या हुआ? डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन होते ही तो एसेट लायबिलिटी सब सेटल नहीं हो जाता. इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम to dispose of the asset, pay off the liabilities, and then if anything is left, it will be paid to the partners. तो जब भी फर्म डिसॉल्व होती है ऑब्वियसली सारे पार्टनर का कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा. समझ लो पार्टनरशिप डीड में बोला है पार्टनर्स आर टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम. किस पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अभी फर्म क्या हो गई है? डिसॉल्व. फर्म डिसॉल्व होते ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीज हो जाएगा. मतलब फर्म डिसॉल्व हो गई उसके बाद जो पार्टनर्स का आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं फर्म को देना है. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीजेस टू अक्रू ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. बट समझो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन या एडवांस देकर रखा है और उसके बाद फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या होगा? जब तक उस लोन या एडवांस का रीपेमेंट नहीं हो जाता है फर्म को उस लोन या एडवांस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. मतलब I'll give you a simple example. The firm gets dissolved on 31st March 2017. All the accounts are settled on 31st December 2017. तो 1st अप्रैल से 31st दिसंबर तक क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा? नहीं. जैसे ही फर्म डिसॉल्व इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीज टू अक्रू. अगर समझो एक पार्टनर ने फर्म को लोन देकर रखा था फिर फर्म डिसॉल्व हुई उसका लोन हम रीपे कर रहे हैं 31st दिसंबर. फर्म कब डिसॉल्व हुई? 31st मार्च. रीपे कब कर रहे हैं? 31st दिसंबर. क्या अप्रैल से दिसंबर का उसको इंटरेस्ट मिलेगा? मिलेगा. Absolutely clear about the rule. So it says that if a partner has given a loan to the firm, even in absence of an agreement, he can claim interest at the rate 6% per annum. On dissolution of the firm, interest on capital ceases to accrue. On dissolution of the firm, interest on capital ceases to accrue. However, interest on loan will continue till the time the loan has been repaid. Interest on loan will continue till the time the loan is repaid. Are you clear about this? अभी देखो एक important point हम देखेंगे जिसका नाम है right to be indemnified. क्या? Right to be indemnified. पहले indemnified का मतलब समझ लेते हैं so that अगर कभी भी फ्यूचर में ये वर्ड यूज हो या भले इधर भी ये वर्ड यूज हो तो हमें पता चले. इंडेमनिफाई का मतलब क्या? इंडेमनिफाई का मतलब टू मेक गुड. क्या? इंडेमनिफाई का मतलब मेक गुड. जैसे मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ. समझो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बोला कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर बढ़ने वाले हैं, उसका दाम बढ़ने वाला है, तुम ले लो. अभी समझ लो 1300 का प्राइस है, 2 वीक के अंदर ये 2000 पहुँच जाएगा. ठीक है. सो मैंने उसको बोला ठीक है लेने में तो प्रॉब्लम नहीं है बट गिर गया तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि भाई आई एम प्रिटी मच श्योर अगर लॉस होगा तो आई विल इंडेमनिफाई इट. क्या बोला? लॉस होगा तो आई विल इंडेमनिफाई इट. इंडेमनिफाई मतलब क्या? मेक गुड. मतलब जो भी तुमको लॉस होगा मैं बेयर करूंगा, उतने पैसे मैं तुमको दे दूंगा. अभी हमने एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था, याद है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में The contract of insurance is also a contract of indemnity. क्या? It is also a contract of indemnity. Insurance company क्या करता है?
जो हमें लॉस होता है उतना वो हमें कॉम्पनसेट कर देते हैं। तो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज मेकिंग गुड द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड। तो इंडेमनिटी मतलब क्या, मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय द पर्टिकुलर पर्सन। तो यहां पे देखो राइट टू बी इंडेमनिफाइड, किसका राइट है ये, पार्टनर का। तो पार्टनर के पास राइट है कि वो इंडेमनिफाइड हो। अभी एक एग्जांपल मैं बताता हूं, ठीक है। समझो कि मैंने बिजनेस के लिए, हमारा कौन सा बिजनेस है, मोबाइल फोन का बिजनेस है, ठीक है। अभी समझो हमारा एक वेयरहाउस था शिमला में। कहाँ पे, शिमला में वेयरहाउस था। अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन आया कि जिस रीजन में शिमला में हमारा वेयरहाउस था वहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्नो एंड लैंडस्लाइड एंड एवरीथिंग, राइट। सो मैंने क्या किया, बहुत इमीडिएट बेसिस में सारा माल उस वेयरहाउस से निकाला और दूसरे वेयरहाउस में शिफ्ट किया। मैंने क्यों ये काम किया, आई एम अ पार्टनर इन दी फर्म, क्यों मैंने किया, लॉस ना हो। किसको लॉस ना हो, फर्म को लॉस ना हो। डिड आई एक्ट इन गुड फेथ, यस। अभी ये जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराना पड़ा माल इमीडिएटली, उसमें 2 लाख रुपया मेरा खर्चा हो गया। तब मैं फर्म से तो मांगने नहीं जाऊंगा पैसा, जो मेरे पास पैसा था, इमरजेंसी सिचुएशन थी, मैंने पैसा दे दिया। कैन आई क्लेम दिस 2 लाख रुपीज बैक फ्रॉम द फर्म, यस। तो इसको क्या बोलते हैं, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। मतलब अगर कोई भी पार्टनर नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए कुछ भी पर्सनल लायबिलिटी इनकर करता है which is for the interest and which is for the benefit of the firm, he has a right to claim that money back from the firm. Absolutely clear about it. Right to indemnify मतलब make good the loss suffered by the other party. तो अगर पार्टनर कोई एक्सपेंडिचर या लायबिलिटी इनकर करता है in the normal conduct of the business and for the interest of the firm, तब फर्म का ये, पार्टनर का ये राइट है कि वो फर्म से वो उस लायबिलिटी को क्लेम करे। आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो देखो, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, इंडेमनिफाइड का मतलब क्या, टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय अदर पर्सन, राइट। सो द पार्टनर हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर पेमेंट्स और लायबिलिटीज इनकर्ड, पेमेंट्स और लायबिलिटीज incurred, very important word, ordinary and proper conduct of business. क्या, ordinary and proper conduct of business or acts performed in emergency to protect the interest of the firm. Absolutely clear about it? तो अगर कोई पार्टनर कोई एक्सपेंस या कोई लायबिलिटी इनकर करता है, right, in the ordinary and proper conduct of the business, or maybe such an act is in emergency to protect the interest of the firm, in such a situation that partner has the right to be indemnified by the firm. The firm have to make good the amount which that partner has incurred towards protecting the interest of the firm. So देखो ये example दिया है, A, B, C are partners. A incurs an expense of 5 lakh to protect the goods from the flood. Right, he has a right to get rupees 5 lakh spent by him. The firm have to compensate this 5 lakh rupees which he has spent to protect the interest of the firm. Absolutely clear about it? तो अगर आप पार्टनर हो, कोई भी पर्सनल एक्सपेंस, कोई भी पर्सनल लायबिलिटी इनकर करते हो in the ordinary and normal and proper conduct of the business, or maybe the act is in emergency for the benefit of the firm, the partner has a right to get compensation from the firm. फिर देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाँ क्या, हाँ। सो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, राइट। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पार्टनरशिप क्या है, इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल। पार्टनरशिप क्या है, इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल। अभी 4 पार्टनर ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, तो उन्होंने क्या किया, वॉलंटरीली एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस था, इसलिए पार्टनरशिप में है ना। एक बात समझो, आप पार्टनरशिप किसके साथ करते हो, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस हो। तो 4 पार्टनर ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाई। अभी ये जो 3 पार्टनर है, ये और एक जन को पार्टनरशिप फर्म में लेना चाहते हैं, राइट। ये 4 फ्रेंड्स थे और एक जन को वो लोग पार्टनरशिप में लेना चाहते हैं, राइट।
तो ए बी और सी तो रेडी है, डी को प्रॉब्लम है। डी को क्यों प्रॉब्लम है? स्कूल डेज में ये वाला जो आदमी है खूब मारा करता था उसको, तो अभी भी उसको उससे डर लगता है कि ये आया तो फिर भी मेरे को मारेगा, राइट? सो 3 आर अग्रीइंग, 1 इज disagreeing. Can the new partner enter the firm? No, because this partnership is an agreement between all the partners. Partnership is an agreement between all the partners. तो क्या डी जो हमारा 4th पार्टनर है वो अग्री कर रहा है 5th पार्टनर के साथ पार्टनर बनने का? नहीं। तो अगर किसी भी पार्टनर का एडमिशन करना हो तो किसका कंसेंट चाहिए? सारे पार्टनर्स का। मेजॉरिटी रूल से क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसका परमिशन चाहिए? सारे पार्टनर्स का। ऐसा सिमिलर प्रोविजन हमने लास्ट क्लास में देखा था। किस केस में देखा था बताओ? Where consent of all, minor, very good. If a minor needs to be admitted to the benefits of partnership, consent of all the partners was required. तो यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं? Admission of new partner can be made with the consent of all the partners, right? Are you clear about it? सारे partners का जब तक consent नहीं है तब तक admission of partner नहीं हो सकता है। Then we have a right to retire. देखो इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। राइट टू रिटायर में हमें क्या देखना पड़ेगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप, वेदर इट्स अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप और अ पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, वेयर एज इन पार्टनरशिप एट विल रिटन नोटिस दो, रिटायर कर जो, कोई रोक नहीं सकता है, राइट? सो पर्टिकुलर पार्टनरशिप कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स रिक्वायर्ड बाय गिविंग अ रिटन नोटिस टू ऑल द अदर partners he can retire of the firm. Absolutely clear? अभी देखो और एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखेंगे। समझो ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स, चारों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाई। अब क्या किया? ए बी और सी ने एक टीम बना ली और सी को डी को हमेशा वो लोग अपने बिजनेस से हटाने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं? हटाने की कोशिश। डी को बोल रहे हैं आपसे तुमको ऑफिस में नहीं आने देंगे, तुमको कोई डीलिंग करने की नहीं है, राइट? दे आर नॉट अलाउिंग हिम, राइट? दे वांट हिम टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द फर्म। वो डी को फोर्स कर रहे हैं कि तुम फर्म से चले जाओ। आई यू क्लियर अबाउट इट? सो इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेल। प्रिंसिपल स्कूल से टीचर्स देते थे ना, वील एक्सपेल यू फ्रॉम द स्कूल, मतलब जबरदस्ती स्कूल से बाहर फेंक देंगे। तो यहाँ पे स्कूल जैसी सिचुएशन आ रही है, ए बी सी मिलकर डी को बोल रहे हैं तुमको एक्सपेल करेंगे। तो स्कूल थोड़ी ना है। पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट वेयर दीज पीपल हैव वॉलंटरीली कम टुगेदर टू डू अ बिजनेस। तो क्या एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को एक्सपेल कर सकता है? नहीं कर सकते। क्या मेजॉरिटी पार्टनर एक पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सबका इक्वल राइट्स होता है। सो व्हाट डज इट से? अ पार्टनर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड बाय एनी मेजॉरिटी। मेजॉरिटी रूल से भी मतलब 10 में से 9 पार्टनर भी एक जन को एक्सपेल करने की कोशिश करते हैं तो भी वो एक्सपल्शन काम नहीं आएगा। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो भी वो एक्सपल्शन काम नहीं आएगा। बट इसका एक एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। expulsion of a partner, right? Expulsion of a partner can be made if all these 3 situations are satisfied. क्या कोई भी एक situation satisfy होने से चलेगा? नहीं। कितनी situation satisfy होनी चाहिए? तीनों की तीनों satisfy होनी चाहिए, तब एक पार्टनर को हम एक्सपेल कर सकते हैं, या एक से ज्यादा पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं। तो देखो, एक्सपल्शन कैन बी मेड इफ ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देखो क्या, पहले तो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए। क्या? पहले तो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए दैट पार्टनर्स कैन एक्सरसाइज अ राइट ऑफ एक्सपल्शन, मतलब पावर इज कन्फर्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। वहां पे लिखा हुआ है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर चाहे तो एक या एक से ज्यादा पार्टनर को एक्सपल कर सकते हैं। तो पावर शुड बी कन्फर्ड इन द पार्टनरशिप डीड। दिस पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ, मतलब किसी पार्टनर को डेट्रीमेंट करने के लिए या किसी पार्टनर का नुकसान करने के लिए हम एक्सपल्शन
नहीं कर सकते हैं, या हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए भी किसी पार्टनर का एक्सपल्शन नहीं कर सकते हैं। दिस एक्सपल्शन शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, दिस एक्सपल्शन शुड बी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। तो ए बी सी डी ई पार्टनर्स है। अब ई जो है ना नॉर्मली क्रिमिनल एक्टिविटीज में, गैम्बलिंग में, वो सब चीज में इन्वॉल्व हो गया है। तो अभी ए बी सी और डी को डर लग रहा है कि इससे हमारे फर्म का नाम खराब होगा, हमारा बिजनेस खराब होगा, तो क्या वो लोग एक्सपल कर सकते हैं? कर सकते हैं। बट उसमें क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड में पहले लिखा होना चाहिए कि पावर ऑफ एक्सपल्शन कैन बी एक्सरसाइज। सेकेंड, ये जो 4 पार्टनर है ई को एक्सपल क्यों कर रहे हैं? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। थर्ड, फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। फोर्थ क्या? फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। सो नॉर्मल रूल एक्सपल्शन का क्या बोलता है? नॉर्मल रूल बोलता है अ पार्टनर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड बाय एनी majority. Expulsion can be made if all these 3 conditions are satisfied. क्या क्या condition है प्लीज बोलो? क्या condition है? Power is conferred by the partnership agreement, expulsion is in good faith and for the benefit of the firm. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी एक्सपल्शन हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। सिंपल देखो, सिंपल भाषा में बोले तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए एक्सपल्शन कर सकते हैं, एक्सपल्शन गुड फेथ में होना चाहिए और फर्म के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, तब एक्सपल्शन कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सपल्शन नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली क्लियर। देन लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन के हमारे कितने पार्टनर्स है? ए बी सी और डी। कितने पार्टनर है? 4। डी फर्म से रिटायर कर रहा है। डी क्या कर रहा है? फर्म से रिटायर। ये फर्म का क्या काम था? मोबाइल फोन बेचने का। क्या काम था? मोबाइल फोन बेचने का काम था। अभी डी फर्म से रिटायर हो रहा है। डी क्या अपना सेपरेट मोबाइल फोन का बिजनेस ऑपरेट कर सकता है आफ्टर रिटायरमेंट? डी क्या अपना सेपरेट मोबाइल फोन का बिजनेस ऑपरेट कर सकता है आफ्टर रिटायरमेंट? आंसर इज यस। आंसर इज यस। क्या अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकता है वो? द आंसर इज यस। आई क्लियर अबाउट इट? सो देखो हमने क्या सिचुएशन देखा, ए बी सी और डी, दीज आर 4 पार्टनर्स। ये लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं? समझो यहाँ पे एलईडी टीवी का बिजनेस कर रहे हैं। देयर इज फॉर्म ए बी सी एंड डी एंड कंपनी, दे आर डीलिंग इन एलईडी टीवीज। अभी डी फर्म से रिटायर करता है। डी क्या कर रहा है? फर्म से रिटायर कर। तो कुछ क्वेश्चन हमारे मन में आएंगे। कैन डी कैरी ऑन अ कॉम्पीटिंग बिजनेस? मतलब क्या डी एलईडी टीवी का बिजनेस कर सकता है? आंसर इज यस। कैन ही एडवर्टाइज हिज बिजनेस? यस, बट उसको 3 चीज से सावधान रहना है। ही नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट 3 थिंग्स। क्या क्या चीजों से उसको, let's say he needs to be cautious about? He does not use the old firm name. मतलब अपने खुद के काम के लिए वो ए बी सी डी एंड कंपनी जो उसकी पुरानी फर्म थी उसका नाम नहीं यूज कर सकता है। वो जब किसी के पास माल बेचने जाएगा तब वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं ए बी सी डी एंड कंपनी का पार्टनर हूं, उसके बिहाफ में माल बेचने आया हूं। So he should not represent himself as carrying on the business of the old firm. Or third, he cannot solicit the customers of the old firm. मतलब जो old firm के customers है उनको जाके उसका खुद का माल खरीदने के लिए उसको solicit नहीं करना चाहिए, because this is part of business ethics. So देखो क्या हुआ, अभी simple question का आंसर, can a retiring partner do a competing business? Can a retiring partner do a competing business? Yes. Can he advertise such business? Yes. क्या caution उसको exercise करना है? He does not use the firm name, does not represent himself as conducting the business of the old firm and should not solicit the customers of the old firm. Right? ये 4 situation उसको ध्यान में रखनी है। क्या क्या रखनी है? He does not use the old firm name. He should not represent himself as carrying on the business of the old firm. He should not solicit the customers of the old firm. But he can say that he was an ex-partner of this firm. Don't people do that? Like, for example, you
worked in KPMG and now when you See, but see, there is a difference between a partner and somebody who is working somewhere. Teaching, okay. So Okay. if you wouldn't have been teaching and if you would have opened your CA ka firm, Right. and you would have written I was doing this See, in KPMG, so that's not See, you cannot use the firm name as the sense कि आप उस फर्म को बिलोंग करते हो, वैसे नहीं बोल सकते हो. अभी हाँ, अभी देखो, when you make your CV, you write your past experience ना कि ये हमने किया होता. That is part of the build up which you have done throughout your career. That you can do. Yeah, whenever you're going to somebody and pitch, you can say historically I have done such and such and such of work. But you cannot use your old firm name कि भाई मैं अपने इस फर्म के बिहाफ में बिजनेस कर रहा हूँ वैसे. बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज कि आपके जो पुरानी फर्म है उसने इतने साल काम करके रेपुटेशन बनाई है, तो उस नेम के बिहाफ में आपको हो सकता है काम मिले, बट क्या आप उस पुराने फर्म के पार्टनर हो? नहीं. जो सामने वाला क्लाइंट है वो किसको काम दे रहा है? आपको नहीं दे रहा है, पुरानी फर्म को काम दे रहा है. तो उसलिए बोल रहे हैं कि आप पुराने फर्म का, सी अभी बात समझो ना, मैं मेरी पुरानी फर्म क्या थी? ABCD and company. क्या थी? ABCD and company. Can I start a new firm by the name of ABCD and company? No. So that is what they are trying to say. Don't use the old firm name. मतलब जो आपके फर्म का नाम रखोगे वो ABCD and company नहीं होना चाहिए. Right? Right? So see, when we are talking about the fact that he does not use the old firm name, मतलब जो अपना वो बिजनेस चालू करेगा नया, उसका उसको सेम नाम वो नहीं रख सकता. अभी देखो, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. निशी लिसन, ओल्ड फर्म नेम वाज जिग्मा एंड कंपनी. क्या था? जिग्मा एंड कंपनी. ये अपनी नई फर्म खोल लेता है जिग्मा एसोसिएट. कैन ही डू दैट? नो, ही शुड नॉट यूज द ओल्ड फर्म नेम. Are you clear about it? He can say that previously I was a partner in this firm. No restriction in that. But पुराने फर्म का नाम और इसके नए फर्म का नाम सेम नहीं होना चाहिए. Are you clear about it? He should not represent himself as carrying on the business of the old firm, and he should not solicit the customers of the old firm. Absolutely clear about it? So again, क्या? Can a retiring partner do a competing business? Yes. Can he advertise such business? Yes. Restrictions क्या क्या है उसके ऊपर? He cannot use the old firm name. He cannot represent himself as carrying on the business of old firm. He cannot solicit the customers of the old firm. Absolutely clear about this? Then we go to the 13th right. This is right of an outgoing partner to share subsequent profit. Right? Right of the outgoing partner to share subsequent प्रॉफिट. अभी देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी एक सिचुएशन किया था ना कि डज अ पर्सन बिकम अ पार्टनर बाय वर्च्यू ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स. उसमें एक एग्जांपल किया था ना कि अगर कोई डिसीज्ड पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, क्या वो पार्टनर बनता है? नहीं बनता है. तो अभी उस तरह का ही प्रोविजन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखो, इस पॉइंट का नाम क्या है? राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट. मतलब मैं या तो रिटायर हो गया हूँ, तो रिटायरमेंट के बाद या तो अगर ऊपर चला जाएगा तब तो वो क्या शेयर करेगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर करेगा. सो आउटगोइंग पार्टनर कैन बी अ रिटायरिंग पार्टनर और कैन बी अ डिसीज्ड पार्टनर. राइट? आउटगोइंग पार्टनर मतलब यू आर नो मोर देयर इन द फर्म, द अदर पार्टनर्स आर कंटिन्यूइंग विद द बिजनेस ऑफ द फर्म. सो आउटगोइंग पार्टनर या तो रिटायरिंग पार्टनर हो सकता है या तो डिसीज्ड पार्टनर हो सकता है. अगर रिटायरिंग पार्टनर है तो कौन क्लेम करेगा? द रिटायरिंग पार्टनर हिमसेल्फ. राइट? अगर रिटायरिंग पार्टनर है तो कौन क्लेम करेगा? द रिटायरिंग पार्टनर हिमसेल्फ. अगर डिसीज्ड पार्टनर है तो ऊपर से तो अपना शेयर लेने आएगा नहीं, कौन क्लेम करेगा? लीगल हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड partner. Right? So outgoing partner can be a retiring partner or can be a deceased partner. In case of retiring partner, who will claim? The retiring partner himself. In case of deceased partner, who will claim? The legal heir or the legal representative of the deceased partner. देखो क्या है, जैसे ही कोई रिटायर होता है या जैसे ही किसी का डेथ होता है, उसका जितना भी शेयर है इन द प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स, एवरीथिंग हैज टू बी पेड ऑफ टू हिम. अब एक रनिंग फर्म में हमेशा उतना कैश लिक्विडिटी थोड़ी ना होता है कि हम पूरा पैसा एक बार में चुका दें. तो हम अग्री करते हैं कि कुछ इंस्टॉलमेंट्स में या कुछ पीरियड के बाद वो पैसा हम चुकाएंगे.
तो उस पीरियड तक क्या फर्म रिटायर्ड पार्टनर का या डिसीज पार्टनर के रिसोर्सेज यूज कर रहा है? कर रहा है। समझ लो कि डेथ होता है 31 ऑफ मार्च को या रिटायर होता है 31 ऑफ मार्च को, उसका अकाउंट सेटल होता है 2 साल के बाद। तो 2 साल तक क्या कंपनी ने इस डिसीज्ड पार्टनर या रिटायर्ड पार्टनर की प्रॉपर्टी और एसेट्स और शेयर यूज किया? हाँ, यूज किया ना। तो उसका तो कोई कॉस्ट ऑब्वियसली होगा, तो वो देना पड़ेगा उसको। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि जब तक रिटायर्ड पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर का अकाउंट सेटल नहीं होता है, अकाउंट सेटल नहीं होता है मतलब जितना उसको फर्म से मिलना है फर्म उसको नहीं दे देता है, तब उसके पास ऑप्शन है। क्या है उसके पास? ऑप्शन। क्या है उसके पास? ऑप्शन, राइट? व्हाट ऑप्शन ही हैज? ही कैन आइदर टेक इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। कितना? इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन देयर क्लेम और प्रॉपर्टी इन दी फर्म। मतलब उसके कैपिटल का एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जितना बैलेंस गया है या रिटायरिंग पार्टनर के लोन में जितना भी अमाउंट गया है उसके ऊपर वो क्या क्लेम कर सकता है? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मतलब ये किसके चॉइस पे है? रिटायरिंग पार्टनर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर, दोनों में से वो कुछ भी चूज कर सकता है। क्या क्या ऑप्शन है? पहला तो 6% इंटरेस्ट पर एनम, दूसरा प्रॉफिट प्रपोर्शनेट टू देयर प्रॉपर्टी इन दी फर्म। क्या? प्रॉफिट्स प्रपोर्शनेट टू देयर प्रॉपर्टी इन दी फर्म। समझो 4 पार्टनर थे, 3 पार्टनर का कैपिटल 2-2 लाख रुपए था, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर आ रहा है 5 लाख रुपया। तो क्या करेंगे? 3 पार्टनर का 2-2 मतलब 6 लाख और इसका 5 लाख, टोटल रिसोर्स कितने हुए? 11 लाख। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 11 लाख इंटू 5 लाख विल बी टेकन बाय द डिसीज्ड और द रिटायर्ड पार्टनर। मतलब उसका जितना इन्वेस्टमेंट फर्म में पड़ा है उसका प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट वो लेकर जाएगा। और ये क्या है? ऑप्शन। मतलब रिटायर्ड पार्टनर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? दोनों कैलकुलेशन करेगा। क्या करेगा? दोनों, कि 6% में कितना मिल रहा है और प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा है, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो क्लेम करेगा। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? Whenever the settlement needs to be made, he'll have to make the decision, right? So here outgoing partner would mean a retiring partner or a deceased partner. What do they have? They have a right to claim. Retiring partner के केस में claim कौन करेगा? The retiring partner himself. Deceased partner के केस में कौन करेगा? Legal representative of the deceased partner, right? उनके पास क्या है? ऑप्शन, कि till the time उनका अकाउंट सेटल नहीं हुआ है आइदर वो 6% इंटरेस्ट क्लेम करेंगे ऑन देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस और दे विल क्लेम अ प्रोपोर्शनेट शेयर इन प्रॉफिट व्हिच इज एट्रिब्यूटेबल टू देयर बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन द फर्म। एब्सोल्युटली क्लियर? देन वी गो टू द नेक्स्ट राइट which is the right to dissolve the firm. Again ये भी हमें पता है ना, right to dissolve the firm में क्या देखेंगे? 2 टाइप का पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। पार्टनरशिप एट विल को कैसे डिसॉल्व करेंगे? रिटन नोटिस। हाँ, खाली नोटिस मत बोलना। कैसा नोटिस? written notice, right? By giving a written notice to other partners to dissolve the firm. Absolutely clear about this, right? So total कितने points हमने देखे? 14 points. फटाफट एक बार है ना वापस इनको recap कर लेते हैं, ठीक है? So जल्दी जल्दी recap करेंगे and we'll just talk about important points. First point क्या था? Right to take part in the conduct of the business of the firm. मैं क्वेश्चन पूछूंगा, does every partner have a right to take part in the conduct of the business? Yes. कैसा नेचर है इस राइट का? को-एक्सटेंसिव। अगर किसी एक पार्टनर को प्रिक्लूड किया जा रहा है उसके पास क्या राइट है? इंजंक्शन। सेकेंड राइट, सूट फॉर डिसोल्यूशन। थर्ड राइट, सूट फॉर अकाउंट्स विदाउट डिसोल्यूशन। सेकेंड, इसका एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई पार्टनर्स डेजिग्नेटेड है एज एक्टिव पार्टनर तब वो कंडक्ट करेंगे बिजनेस। स्लीपिंग पार्टनर्स वुड नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। देन राइट टू बी कंसल्टेड। अगर डिफरेंस है इन रिलेशन टू बिजनेस ऑफ द फर्म, majority acting in good faith. अगर change in nature of the business है, unanimous consent of all the partners. Absolutely clear. Then right to access, क्या सबके पास right to access है? Yes.
कैसे ऑपरेट करेगा? बोनाफाइड मैनर, ठीक है। रेम्यूनरेशन क्या पार्टनर्स क्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है नहीं कर सकते। किस सिचुएशन में कर सकते हैं? पार्टनरशिप एक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन और कस्टम ऑफ ट्रेड, राइट। देन राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन पीएसआर एंड कैपिटल? नो कनेक्शन बिटवीन पीएसआर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। किन सिचुएशन में पे करेंगे? when there is an agreement, when there is a custom of trade or there are statutory provision in relation to payment of interest. इंटरेस्ट ऑन एडवांस अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो मिलेगा? मिलेगा। किस रेट में मिलेगा? 6%। डिसोल्यूशन के केस में आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन विल यू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो। आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन विल यू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो। इंटरेस्ट ऑन एडवांस आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन मिलेगा। किस डेट तक मिलेगा? जब तक रीपेमेंट नहीं होता है तब तक मिलेगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस? राइट टू बी इंडेमनिफाइड, डज अ पार्टनर हैव अ राइट टू गेट इंडेमनिफाइड? यस। किस सिचुएशन में? जब उसने अपना लायबिलिटी या एक्सपेंस इनकर किया है फॉर ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड एक्ट्स इन इमरजेंसी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। आर यू एब्सोल्युटली क्लियर? देन राइट टू स्टॉप एडमिशन, क्या मेजॉरिटी पार्टनर्स एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं? नहीं। कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। रिटायर करने के लिए क्या करेंगे? नेचर ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में म्यूचुअल कंसेंट, पार्टनरशिप एट विल में नोटिस इन राइटिंग। राइट टू बी एक्सपेल, कैन मेजॉरिटी एक्सपेल अ पार्टनर? नो। When can the expulsion be made? 3 condition. Power conferred by partnership agreement, exercise in good faith in the interest of the firm. Absolutely clear? Then right of an outgoing partner to carry a competing business. Does an outgoing partner have a right to carry on a competing business? Yes. Can he advertise such business? Yes. What are the caution or exception? He cannot use the old firm name. He cannot represent himself as carrying on the old firm's business. He cannot solicit the customers of the old firm. उसको छोड़ के उसको जो करना है वो कर सकता है। अभी राइट ऑफ द पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, आउटगोइंग पार्टनर मतलब आइदर अ रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर के केस में क्लेम कौन करेगा? रिटायरिंग पार्टनर हिमसेल्फ। डिसीज पार्टनर केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उनके पास क्या है? ऑप्शन है कि जब तक उनका अकाउंट सेटल नहीं करते हैं तब तक या तो 6% इंटरेस्ट क्लेम करेंगे अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, या प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट रिलेटेबल टू देयर प्रॉपर्टी इन दी firm or outstanding balance in the firm. Dissolution of the firm, again what do you need to see? Whether it's a partnership at will or a particular partnership. Particular partnership में mutual consent, partnership at will में written notice to the other partners. Absolutely clear? Now we move on to the next part, which is known as partnership property, right? Which is known as the partnership property. अभी एक बात समझो, partnership क्या है? पार्टनरशिप इज नथिंग बट अ पूल, जहां पे पार्टनर्स अपना अपना शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब 5 पार्टनर है तो पांचों पार्टनर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे फर्म को स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो कैपिटल है ये क्या है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अभी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो इससे क्या लेंगे? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो जो कैपिटल से खरीदा गया है वो भी क्या है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अभी ये पार्टनरशिप बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट कमाएगा, फिर जो प्रॉफिट कमाएगा उससे भी फर्म एक्सपैंड करेगा। तो ये जो फर्म एक्सपैंड करेगा कैसे? और एसेट्स खरीदेगा। तो ये भी क्या है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, राइट। सो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, पार्टनरशिप एसेट, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक और जॉइंट एस्टेट। बिकॉज देखो पार्टनरशिप फर्म का एसेट कोई लीगल स्टेटस नहीं है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पार्टनर। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इस पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अभी देखो प्रॉपर्टी का मीनिंग थोड़ा वाइड है। प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? वाइड, मतलब खाली टेंजिबल प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। अभी एक बात समझो, गवर्नमेंट ने मेरे को लाइसेंस दिया
कि 10 साल तक मैं एक पर्टिकुलर कोल्ड माइन में माइनिंग करके कोल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ. इज दिस लाइसेंस माई प्रॉपर्टी? इज दिस लाइसेंस माई प्रॉपर्टी? यस. आई यू क्लियर अबाउट इट? तो इट्स मोर देन टेंजिबल. तो यहाँ पे समझो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को क्या बोला? ऑल प्रॉपर्टी, राइट एंड इंटरेस्ट. पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या आएगा? ऑल प्रॉपर्टी, राइट एंड इंटरेस्ट. पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या आएगा? ऑल प्रॉपर्टी, राइट एंड इंटरेस्ट. अभी डेफिनेशन पढ़ो, इंटरेस्टिंग है. contributed by the partner in the common stock. What do you call contribution by the partner in the common stock? Their capital contribution, right? So all property which is acquired out of capital contributed by the partner, acquired by the partnership firm, मतलब during the course partnership firm ने business किया, business से money generate किया, उससे खरीदा, उसको भी क्या बोलेंगे? Partnership property. और एक बहुत important चीज, goodwill of the business is also partnership property, because जो goodwill है किसका है? firm का. firm किसको belong करता है? सारे partners को. तो this goodwill is also a joint property of the partners. तो partnership property में क्या क्या आएगा? contributions by the partner, acquired by the partnership firm, and goodwill of the firm will be treated as partnership property. तो अभी देखो 5 पार्टनर थे. कितने पार्टनर? 5. 4 लोगों ने 10-10 लाख रुपया लगाया. 5वें पार्टनर ने बोला मेरे पास समझो कि 10 लाख रुपया तो नहीं है, बट मैं अपनी ऑफिस स्पेस एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ. कैन दिस बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन? यस. विल इट बिकम अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? यस. अभी दूसरी सिचुएशन समझो. 5 पार्टनर थे, सबने पैसा लगाया. अभी टेम्परेली ऑफिस स्पेस की ज़रूरत थी, मिल नहीं रही थी अच्छी ऑफिस स्पेस. तो एक पार्टनर ने बोला कि भाई मेरे पास एक ऑफिस स्पेस है, अभी इनिशियली यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही नई जगह मिलेगी हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, टेम्परेली मेरी जगह यूज़ कर सकते हैं. विल दिस ऑफिस स्पेस बिकम अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? The partnership firm is operating out of this premises, but will it operate as a partnership property? No. Why? Because पार्टनर का इंटेंशन नहीं था उसको एज कैपिटल कंट्रीब्यूट करने का. उसने क्या बोला? जब तक जगह नहीं मिलती है तब तक इसको यूज करो, जगह मिलते ही हम ऑफिस को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे. तो क्या ऐसा दिख रहा है उसका इंटेंशन कि इज डूइंग अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन? नहीं, ही इज प्रोवाइडिंग अ टेम्पररी हेल्प. So whether something is a partnership property or a not a partnership property, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Intention. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Intention of the partner, as in whether they are treating it as a partnership property or not. So देखो, partnership property नाम याद रखना ये सब. Property of firm, partnership asset, joint stock, common stock, joint estate, right? Means all property, rights and interest, right, contributed by the partners in the common stock, acquired by the firm, and goodwill of the firm is also known as partnership property. Whether a thing is a partnership property or not, मतलब एक particular चीज partnership property है कि नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Real intention of the partners. It will depend upon the real intention of the पार्टनर्स और अग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स. कि किसी चीज़ को हम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी माने के नहीं माने, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? रियल इंटेंशन ऑफ दी पार्टनर्स और अग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस. सो देखो ये एग्जांपल, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स. D made available his personal office space to be used by the firm for some period of time. Is this a partnership property? No, because वो temporarily एक help provide कर रहा है. His intention is not to contribute this particular space into the common stock of the partnership. Are you clear about this? तो partnership property मतलब क्या क्या आएगा? Property, right और interest. कहाँ से acquire हुआ? From the capital contribution purchased by the firm. Goodwill is also known as the partnership property. Absolutely clear. Whether something is partnership property or not, कैसे डिपेंड करेगा? Real intent of the person or maybe agreement between the partners, right? Then देखो अभी हमने यहाँ, yeah, tell me.
राइट, बट स्टिल व्हाट इज हिज इंटेंशन, ये जगह मेरी है, मैं तुम लोग को यहाँ काम करने दे रहा हूं, बट जगह किसकी है, मेरी, तब वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। क्लियर? अभी देखो हमने बोला ना गुडविल इज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। गुडविल क्या है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, मतलब फॉर्म का गुडविल किसको बिलोंग करता है, सारे पार्टनर्स को बिलोंग करता है। अभी देखो इसको करने से पहले मैं एक चीज पूछता हूँ। लेट्स से गौरव को मैंने बोला कि तू है ना लाइफ में कभी भी मोबाइल फोन का बिजनेस नहीं करेगा, क्या मोबाइल फोन का बिजनेस नहीं करेगा, मैं तेरे को 1 करोड़ रुपया देता हूँ, बट तू मोबाइल फोन का बिजनेस लाइफ में कभी भी नहीं कर सकता है। इज इट अ वैलिड अग्रीमेंट? वाई? राइट, सो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में मैंने देखा था कि अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट्स ऑफ ट्रेड आर वॉइड, तो ये क्या बाउंड है बाय माय वर्ड्स, by this agreement is bound? No, because agreement in restraint of trade is void। ये रूल याद आ गया। अभी देखो गुडविल मतलब क्या, वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन। गुडविल मतलब क्या, वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन। अभी इसका बहुत सिंपल एग्जांपल आई नॉर्मली यूज, समझो कि एल्गिन रोड में यहाँ पे एक बर्गर का शॉप खुलता है, हाउ विल इट डू, विल इट डू वेरी फैबुलस, XYZ बर्गर कंपनी कैसा करेगा, मैकडोनल्ड्स खुलता है, सो देखो दिस इज गुडविल। XYZ भी बर्गर बेच रहा था, मैकडोनल्ड्स भी बर्गर बेच रहा था। XYZ के केस में आप लोगों को पता नहीं था कैसा करेगा, मैकडोनल्ड्स के केस में एवरीबडी सेइंग ही विल डू गुड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। व्हाट इज द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म? द एबिलिटी ऑफ द फर्म बाय इट्स नेम to generate greater revenue and greater profits as compared to its competitors। Are you clear about it? So goodwill क्या है, value of reputation of firm due to the capacity to earn profits above the normal level, right? So जब भी हम फर्म को डिसोल्यूट करेंगे, right, whenever the firm is dissolved we can also sell the name of the firm। मतलब अगर मैकडोनल्ड्स इज अ पार्टनरशिप फर्म समझ लो, अगर उसका डिसोल्यूशन हो रहा है तो वो मैकडोनल्ड्स नाम को भी बेच सकता है। आई थिंक द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ ऑल विल बी द नेम, तो वो मैकडोनल्ड्स नाम को भी बेच सकता है। समझ लो फॉर एग्जाम्पल वी आर बाइंग द नेम, राइट, हमने उनके साथ अग्रीमेंट किया, उसका मैकडोनल्ड्स का क्या मार्केट वैल्यूएशन है वो निकलवाया और हम वो नाम खरीद रहे हैं। समझो मैं खरीद रहा हूं, मैंने उनके पार्टनर्स को बोला कि देखो भाई एक बात समझो, आप नेक्स्ट 2 साल तक बर्गर का बिजनेस नहीं करोगे। क्या बोला? 2 साल तक बर्गर का बिजनेस नहीं करोगे और आप इंडिया में कभी भी बर्गर का बिजनेस नहीं करोगे। क्या बोला? 2 साल तक बर्गर का बिजनेस नहीं करोगे। सेकेंड, लेट अस मेक इट शॉर्ट, आप कैलकाटा में बर्गर का बिजनेस नहीं करोगे। इज इट एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड? एम आई रिस्ट्रिक्टिंग देम टू लेट्स से फॉलो अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन? विल दिस अग्रीमेंट बी ट्रीटेड एज void? Will this agreement be treated as void? No. Wait. मैंने ये मैकडोनल्ड्स नाम का वैल्यूएशन कराया, करोड़ों रुपए उसको दिए, क्यों? क्योंकि मैं मैकडोनल्ड्स का बर्गर बिजनेस ऑपरेट करूंगा इसलिए, और कल को वो मेरे बगल में बोले ओरिजिनल मैकडोनल्ड्स वाला हूं मैं, मेरे से ही खरीदो, तो क्या मेरे पैसे डूब जाएंगे? यस। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि इफ यू आर बाइंग, लिसन, इफ यू आर बाइंग गुडविल ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, you can impose reasonable restriction। क्या? you can impose reasonable restriction। और ये restriction कैसे होंगे? not to carry similar business for a specified period, मतलब infinite period तक आप नहीं रोक सकते हो, for a specified period, or not to carry on the business within a specified geographical limits। These restrictions are not considered as restraint in trade, because उससे तो मैं वैल्यू डिराइव कर रहा हूँ ना। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अभी मैं आपसे बिजनेस की वैल्यू डिराइव कर रहा हूँ, कैसे? आपके नाम से।
नेक्स्ट डे आप मेरे बगल में सेम काम शुरू कर दो, क्या मेरे इंटरेस्ट को प्रॉब्लम होगा? रेसिपी तो आपके पास सेम ही है ना बॉस। नहीं, बट आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। नहीं ठीक है, कुछ भी नहीं बोला, बट आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन दिया गया कि अगर आप किसी की गुडविल खरीदते हो मतलब क्या, बिजनेस खरीद रहे हो, उसका बिजनेस आप कंटिन्यू करोगे, राइट। सो अगर किसी का बिजनेस आप कंटिन्यू करोगे तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बट रिस्ट्रिक्शन कैसे होने चाहिए? रीजनेबल, कि कुछ पीरियड तक आप ये पर्टिकुलर बिजनेस नहीं करोगे या एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में आप ये बिजनेस नहीं करोगे, राइट। दिस विल बी ट्रीटेड एज restraint. This will not be treated as an agreement in restraint of trade. Are you clear about it? This will not be treated as an agreement in restraint of trade. देखो एक simple example है, hypothetical बता रहा हूँ. Let's say somebody purchases my brand कि प्रेपराइड अब आप ऑपरेट मत करो, अब हम ऑपरेट करेंगे, हमारी फैकल्टी टीम यहाँ पे ऑपरेट करेगी. मैं नेक्स्ट बिल्डिंग में और किसी नाम से चला जाऊँ, राइट, पीपल नो मी बाय माई नेम, विल दे कम देयर? ऑब्वियसली दे विल कम देयर. तो इसने जो मेरा पैसा देकर ब्रांड नेम खरीदा, क्या इसका इंटरेस्ट हैम्पर होगा? ऑब्वियसली होगा. तो इसको एटलीस्ट रीजनेबल टाइम तो मिलना चाहिए ना कि वो अपनी कैपेसिटी प्रूव कर सके. अगर जो मेरे से खरीद रहा है मेरे से अच्छा होगा, देन ही विल क्रिएट हिज ओन मार्केट. बट अगर साथ साथ ही मैं दूसरे दिन ही खोल दूं तो क्या उसका इंटरेस्ट हैम्पर होगा? ऑब्वियसली होगा. दैट इज व्हाई दीज रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन imposed, right? So what is goodwill? It is the value of reputation of the firm due to capacity to earn profits above normal level. On dissolution of the firm, goodwill can be sold. Purchaser of goodwill can impose reasonable restrictions on the partners. और ये क्या restriction हो सकते हैं? Not to carry on similar business of the firm for a specified period of time, not to carry on such a business within a specified geographical limits. अभी ये point बहुत important है, MCQ आ सकता है इसमें से. Will this be treated as an agreement in restraint of trade? Answer is no. This is allowed. This is an exception to the provision of restraint in trade. Are you clear about this? समझ में आया? बोलो. अभी yeah, what he's saying is very correct. When there was a separation between Mukesh Ambani and Anil Ambani, the telecom business went to Anil Ambani. Reliance Telecom किसके अंदर है? Anil Ambani. जियो को आने में इतना टाइम क्यों लगा? ट्राई एंड अंडरस्टैंड. जो रिलायंस कम्युनिकेशन का बिजनेस था वो चालू किसने किया था? मुकेश अंबानी. मुकेश अंबानी वॉज द ब्रांड बिहाइंड रिलायंस टेलीकॉम. अभी ये रिलायंस टेलीकॉम का बिजनेस मुकेश अंबानी से किसके पास चला गया? अनिल अंबानी. जब अनिल अंबानी ने ये बिजनेस लिया, उन्होंने बोला था कि इतने साल तक आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट एंटर इनटू टेलीकॉम बिजनेस फॉर सच अ पीरियड ऑफ टाइम. वॉज इट एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड? यस. बट वॉज इट वैलिड? यस, बिकॉज द रिस्ट्रिक्शन वॉज रीजनेबल. बिकॉज कल को वापस वो और कोई रिलायंस के नाम से चालू कर देता तो रिलायंस टेलीकॉम का इंटरेस्ट हैम्पर होता. दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड, राइट. अभी देखो हम दूसरी बात करेंगे. ये थोड़ा बदमाश टाइप का पार्टनर है, राइट. कैसा पार्टनर है? बदमाश. क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है, राइट, जो पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कैसा है? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. अगर किसी भी पार्टनरशिप रिलेशनशिप में ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो पार्टनरशिप सरवाइव नहीं कर सकती. तो ये देखो ये पार्टनर कैसा है? ही इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर, राइट. ही इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर. ये पार्टनर क्या कर रहा है? ऑपरेट तो एज अ पार्टनर कर रहा है बट साइड से अपने लिए प्रॉफिट्स कमा रहा है. क्या कर रहा है? ऑपरेट तो कर रहा है एज अ पार्टनर, मतलब सारे पार्टनर को बोलते हैं मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, आई वर्क फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, बट साइड से वो अपना पैसा, अपना प्रॉफिट्स कमाने की कोशिश कर रहा है. क्या ये सही है? नहीं. क्योंकि पार्टनरशिप अग्रीमेंट कैसा है? म्यूचुअल ट्रस्ट का.
मतलब दूसरे लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, they are allowing you to act as their agent and represent themselves in the conduct of the business of the firm. तो अगर आप अलग से अपना पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे हो तो क्या ये धोखा है? Obviously this is a breach of trust. This is a breach of trust. अलग से मतलब पार्टनरशिप के कनेक्शन, पार्टनरशिप के रिसोर्सेज यूज करके आप खुद के लिए प्रॉफिट कमा रहे हो. इज इट रॉन्ग? यस. सो देखो अभी हम ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे, ये बदमाश पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे जो पर्सनल प्रॉफिट्स कमा रहा है, राइट? इसकी इंटीग्रिटी नहीं है, बिकॉज इफ यू आर एथिकल, इफ यू हैव इंटीग्रिटी, यू वुड नेवर डू दिस, राइट? सो देखो, वेयर अ पार्टनर डिराइव्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, बट किस सोर्स से? सोर्स बहुत जरूरी है. अगर वो और कुछ करके अपने लिए पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे तो वो गलत नहीं, बट अगर फर्म के रिसोर्सेज यूज करके वो खुद के लिए प्रॉफिट कमा रहा है, इज इट रॉन्ग? Yes. So समझो, where a partner derives profit for himself, right? Profit for himself from number one, transaction of the firm. किससे? Transaction of the firm. Transaction किसके नाम पे हो रहा है? फर्म के नाम पे. बट प्रॉफिट किसको हो रहा है? पार्टनर को. खुद को प्रॉफिट वो कमाने की कोशिश कर रहा है. Let us see an example. Let's say A, B, C or D. These are 4 partners. ठीक है? And they deal in sugar. They are trader in sugar. वो लोग शुगर खरीदते हैं और शुगर बेचते हैं. अभी देखो D ने क्या किया? D goes to a supplier, right? D goes to a supplier. Is it okay? Yes, because D is a partner. It is his duty to make purchases and sales on behalf of the firm. D goes to a supplier, ठीक है, और इस सप्लायर के पास जाके बोला कि I want to buy 1000 kg of sugar. कितना? 1000 kg of sugar. So D ने बोला ठीक है भाई साहब, सॉरी सप्लायर ने बोला ठीक है, I will supply you 1000 kg of sugar. रेट क्या लोगे? तो उन्होंने बोला रेट विल बी 50 रुपीज पर kg. So ध्यान से सुनो, there are 4 partners A, B, C, D. किसका काम कर रहे हैं? शुगर ट्रेडर्स है. डी ने क्या किया? एक सप्लायर के पास गया. सप्लायर के पास जाके क्या बोला कि भाई मेरे को 1000 kg शुगर खरीदना है. सप्लायर ने क्या दाम कोट किया? 50 रुपीज पर kg. डी गया ऐसे थोड़ा उसके कान पे का जाके बोला एक काम करना भाई साहब, 52 का बिल बना के देना. कितने का? 52 का बिल बना के देना. 50 का मत बनाना. कितने का बनाना? 52. अगर आप पार्टनर हो और फर्म के बारे में अच्छा सोचते हो तो क्या बोलोगे? 50 नहीं 49 में दो, 48 में दो. ये क्या बोल रहा है? 50 नहीं 52 में आप बना के दो. फिर धीरे से बोलता है 2 रुपया पर kg मेरे को अलग से दे देना, तभी आपको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, राइट? सो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? सप्लायर और फर्म के बीच में. ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? सप्लायर और फर्म के बीच में. एक्चुअल प्राइस शुगर का कितना है? 50. उसने सप्लायर को कितने का बिल बनाने का बोला? 52. और फिर साइड में जाके क्या बोला? 2 रुपया पर kg जो एक्स्ट्रा बिल बनेगा वो मेरे को आप अलग से दे देना. सो व्हाट इज दी ट्राइंग टू डू? अर्न पर्सनल प्रॉफिट्स थ्रू दी ट्रांजैक्शन ऑफ दी फर्म. एब्सोल्युटली क्लियर? क्या सही बात है? ये अच्छी बात नहीं है, राइट? सो वेयर अ पार्टनर डिराइव्स profit for himself through the transaction of the firm. First case क्या? Transaction of the firm. कौन सा एग्जाम्पल याद रहेगा? शुगर ट्रेडर. इसको बोलते हैं किकबैक. What do we call this? Kickback. He is getting a kickback. मतलब वो बोल रहे ज्यादा पे इनवॉइस करो, कुछ पोर्शन मेरे को वापस दे देना. Is it okay? No. Second point. Uses the property of the firm. क्या बोल रहा है? Uses the property of the firm. मतलब ये A, B, C और D 4 पार्टनर है. बहुत अच्छी फर्म है इनकी. चारों के पास एक BMW है. कितनी BMW है? 4. ये BMW में वो लोग घर से ऑफिस आते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं. घर में पार्किंग की जगह नहीं है तो ऑफिस के पार्किंग में ये 4 BMW रात को पार्क होती है. अभी ये जो D है ये बहुत खिलाड़ी आदमी है. पहले तो ये किकबैक वाला काम किया, फिर डी ने क्या किया? बोला कि रात को शादियों में ये 4 BMW भेजा करेंगे और इसका जो भाड़ा आएगा वो मैं रख लूँगा.
Nobody will get to know. So is he making a personal profit? Is he making a personal profit? प्रॉपर्टी किसकी है? फर्म की. गाड़ी किसकी है? फर्म की. गाड़ी किसके नाम पे? फर्म के नाम पे. प्रॉफिट इसको भाड़े में देकर कौन कमा रहा है? डी. इज इट ओके? नो. सो इज व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? ही इज ट्राइंग टू अर्न पर्सनल प्रॉफिट्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. और मे बी फर्म के पास एक कोई जगह पे वेयर हाउस है, वेयर हाउस का इंचार्ज है वो, उसने और 2-3 पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आप इस वेयर हाउस में माल रखना, अपना भाड़ा जो भी आए वो मेरे को अलग से दे देना. व्हाट इज ही डूइंग? ट्राइंग टू अर्न पर्सनल प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. एब्सोल्युटली क्लियर. सो देखो पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव कर रहा है किसके लिए? खुद के लिए. किससे? ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म. सेकंड किससे? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. थर्ड, बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म. क्या? बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म. अभी समझो ये शुगर में डील कर रहे हैं ना, तो एक समझो कि एक गवर्नमेंट कैंटीन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट खुलने वाला था. ठीक है, क्या? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंटीन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट खुलने वाला था. तो इनके पास प्रपोजल आया, टेंडर आया कि आप रेट कोट करो. तो इसकी फर्म ने 50 रुपीज़ पर केजी पे शुगर सप्लाई करेंगे कोट किया. कितना? 50 रुपीज़ पर केजी. दूसरे दिन से अलग से वो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चला गया, बोला कि भाई साहब आपने ये हमारे फर्म में भेजा था ना, मैं उस फर्म का पार्टनर हूँ. फर्म तो आपको 50 रुपये में बेचेगी, मैं आपको 48 पर केजी में जितना चाहो सप्लाई कर दूंगा, आप मेरे से ले लो. व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? ही इज ट्राइंग टू यूज द कनेक्शन ऑफ द फर्म, बिकॉज ये गवर्नमेंट कैंटीनों का कनेक्शन किसके साथ था? फर्म के साथ. अभी ये फर्म का कनेक्शन पता चला तो ये क्या गया? अलग से वहां पे चला गया, बोला फर्म 50 में बेच रही है, आप मेरे से 48 में ले लो. तो 48 में अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उससे लेता है, क्या उसको कोई पर्सनल प्रॉफिट होगा? यस. खुद के बल पे हुआ है क्या? नहीं. क्या यूज किए उसने? बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म. लास्ट, यूज ऑफ द फर्म नेम. मतलब वो किसी के पास चला गया, बोला कि मैं इस फर्म से आया हूँ, इतना माल मेरे से खरीदो. तो जो सामने वाली पार्टी है उसने क्या सोच के माल खरीदा? फर्म. बट उसने बिल खुद के नाम पे बना दिया और पैसे भी खुद ही रख लिए. तो उसने क्या किया? ही यूज द फर्म नेम. आर यू क्लियर अबाउट इट? सो देखो चारों ही सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ, ये चारों सर्कमस्टांसेस याद रखने हैं. फर्स्ट केस में क्या हुआ था? उसने किकबैक लिया था. कैसे याद रखेंगे? किकबैक. 50 की शुगर कितने में खरीदवाई? 52. सेकेंड केस में क्या किया था कि फर्म की सारी गाड़ियों को शादी में हायर पे देने लगा, जो पैसा आया खुद रखने लगा. थर्ड केस में उसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट आया था फर्म के लिए, खुद चला गया और कम प्राइस में बेचने का कमिटमेंट करके आ गया. चौथे केस में उसने क्या किया? फर्म के नाम से गया माल बेचने, कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पे उसने बना लिया. राइट. सो in 4 circumstances what is he doing? Please remember, where a partner derives profit for himself through transaction of the firm, property of the firm, business connection of the firm or name of the firm. इन चारों सिचुएशन में क्या होगा अभी देखते हैं. हमने क्या देखा? ये चारों सिचुएशन यूज करके वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? पर्सनल प्रॉफिट डिराइव करने की कोशिश कर रहा है. क्या क्या 4 सिचुएशन है? ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, कनेक्शन ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म. इन ऑल द अबव केसेस, ध्यान से सुनो, इन ऑल द अबव केसेस पार्टनर अर्निंग पर्सनल प्रॉफिट हैज टू. तो किसकी बात हो रही है? डी की. बिकॉज ही इज अर्निंग पर्सनल प्रॉफिट. उसको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट फॉर. अकाउंट फॉर मतलब पूरा हिसाब देना पड़ेगा. किसका हिसाब देना पड़ेगा? जो उसने पर्सनल प्रॉफिट कमाया है थ्रू ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, थ्रू प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, थ्रू कनेक्शन ऑफ द फर्म एंड थ्रू यूज ऑफ फर्म नेम. क्या करना पड़ेगा? अकाउंट फॉर. अकाउंट फॉर मतलब क्या? हिसाब बना के देना पड़ेगा. एंड पे बैक द प्रॉफिट टू द फर्म. जितना भी प्रॉफिट हुआ सारा का सारा उसको फर्म को पे बैक करना पड़ेगा.
Are you clear about it? So देखो अभी बहुत सिंपल चीज में हम छोटे से इसको पढ़ते हैं, ठीक है. If a partner is deriving personal profit for himself through the transactions of the firm, through the property of the firm, through the business connection of the firm, or through the name of the firm, then in all four circumstances what he has to do? He has to account for and pay back the profit to the firm, right? He has to account for and pay back the profit to the firm. मतलब 2 रुपया पर केजी कमाया था ना वहाँ पे किकबैक के केस में, कितना केजी माल था? 1000 केजी, तो कितना कमाया? 2000, तो 2000 इसको फर्म को वापस दे देना पड़ेगा. Absolutely clear about this? Now we go to one of the most important section, which is relating to competing and non-competing business. So देखो हमने ये देखा था कि अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो क्या वो कॉम्पीटिंग बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है? कर सकता है. उसको एडवर्टाइज भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस व्हिच वी हैड नोटेड. अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, बात समझो. ए, बी, सी और डी पार्टनर्स बने. क्या बने? ए, बी, सी, डी और पार्टनर बने. समझ लो, आप अपनी पोजीशन में रखना. कंसिडर योरसेल्फ एज आइदर ए, बी, सी और डी. समझ लो आप लोग सब ए हो. कौन हो? ए. और कितने पार्टनर्स है? बी, सी एंड डी. आप लोग कौन सा बिजनेस कर रहे हो? मोबाइल फोन का. तो हर एक पार्टनर की क्या ड्यूटी है? कि दे वर्क टूवर्ड्स द बेस्ट कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. सारे लोग पूरी मेहनत करें कि फर्म का बिजनेस एक्सपैंड हो. करेक्ट? अगर ये डी अलग से अपना मोबाइल फोन का बिजनेस चालू कर लेता है, अभी आप लोग सब क्या कर रहे हो? मोबाइल फोन इन पार्टनरशिप. अगर ये डी अलग से मोबाइल फोन का बिजनेस चालू कर लेता है, आप कौन हो? ए. डी क्या कर रहा है? अलग से मोबाइल फोन का बिजनेस चालू कर ले रहा है. आपको क्या डर लगेगा? आपको क्या इनसिक्योरिटी होगी? आपको क्या अच्छा नहीं लगेगा? यस. व्हाई? व्हाई? खुद का पार्टनर खुद के फर्म को कंपटीशन दे रहा है. वेरी गुड. मतलब व्हाट शी इज सेइंग इज कि डी इज अ पार्टनर इन द फर्म. फर्म इज डीलिंग इन मोबाइल फोन. अभी डी अलग से एक मोबाइल फोन का बिजनेस शुरू करके फर्म को ही कंपटीशन दे रहा है, तो विल ही वर्क फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म? नो. उसका तो इंटरेस्ट दूसरे जगह भी सेम हो गया ना, तो वो तो हमेशा ट्राई करेगा अपने पर्सनल बिजनेस को एक्सपैंड करे रादर देन द बिजनेस ऑफ द फर्म. और एक वो भी डर लगेगा ना कि हमारी सारी बिजनेस स्ट्रैटेजी उसको पता है, वो यूज करके वो हो सकता है कि उसका अनफेयर एडवांटेज भी उठा ले. सो नॉर्मली आपको क्या लगता है कि कोई पार्टनर अगर फर्म में है तो क्या वो सिमिलर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है ड्यूरिंग इज कंटिन्यूएंस? नो. क्या कर सकता है? नहीं. अभी सेम बात समझो. ए, बी, सी, डी पार्टनर है, किस में डील कर रहे हो? मोबाइल फोन. अभी डी अलग से अपना एक गारमेंट का भी बिजनेस सेट करता है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? नहीं. ठीक है. तो अभी देखो ये हमने देखा ना कि अगर मोबाइल फोन का कोई बिजनेस कॉमन कर रहा है तो आपको लग रहा है कंपटीशन क्रिएट होगी. ये सही नहीं हो रहा है. बट अगर वो और कोई नेचर का बिजनेस कर रहा है तब आप बोल रहे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इंटरेस्ट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. तो ध्यान से सुनो, ये कब की बात कर रही है? ये रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं. ये कब बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं. देखो नेचर ऑफ बिजनेस क्या हो सकते हैं? कॉम्पीटिंग, नॉन कॉम्पीटिंग. मतलब फर्म का बिजनेस कौन सा है? मोबाइल फोन का. इंडिविजुअल पार्टनर भी कौन सा बिजनेस कर रहा है? मोबाइल फोन का. उस टाइप के बिजनेस को क्या बोलेंगे? कॉम्पीटिंग. नॉन कॉम्पीटिंग फर्म का बिजनेस क्या है? मोबाइल फोन. पार्टनर क्या कर रहा है? गारमेंट्स. पार्टनर क्या कर रहा है? गारमेंट्स. क्या बोलेंगे? नॉन कॉम्पीटिंग. अभी देखो जनरल रूल की बात करते हैं. क्या? जनरल रूल. मतलब कोई अग्रीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट ने जनरल रूल ले किया है कि कोई भी पार्टनर ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप रिलेशन कैन नॉट डू अ कॉम्पीटिंग बिजनेस. मतलब अगर मैं आपके फर्म में आपके साथ पार्टनर हूं,
हम लोग मोबाइल फोन का बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं. कैन आई डू माई ओन सेपरेट बिजनेस फॉर मोबाइल फोन? नो, बिकॉज जनरल रूल क्या बोलता है? कॉम्पिटिंग बिजनेस इज नॉट अलाउड. क्या बोलता है? कॉम्पिटिंग बिजनेस इज नॉट अलाउड. नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस के लिए क्या बोलता है? अलाउड. मतलब कोई अगर आपने अग्रीमेंट नहीं किया है तो नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस अलाउड है. आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो देखो अभी हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं. पहले कॉम्पिटिंग को पढ़ेंगे फिर नॉन कॉम्पिटिंग को पढ़ेंगे. प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत इजी है, खाली एक बार समझने की जरूरत है. सो अगर कॉम्पिटिंग बिजनेस है तो जनरल रूल क्या बोलता है? नॉट अलाउड. बट अगर आपने पार्टनरशिप डीड में अग्री किया हुआ है कि पार्टनर्स कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हैं, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में अग्री किया हुआ है कि कोई भी पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस भी कर सकता है, तब क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है. तब क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है. सो कॉम्पिटिंग बिजनेस के लिए अलाउड बाय द पार्टनरशिप डीड, तब क्या है? नो प्रॉब्लम, नो रिक्वायरमेंट टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट. बट द जनरल रूल सेज और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब कॉम्पिटिंग बिजनेस के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तब क्या आप कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हो? नहीं. कॉम्पिटिंग बिजनेस अलाउ उसी सिचुएशन में होगा जब पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली अग्रीड है कि पार्टनर्स कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हैं. अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है ऐसा या पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, तब कॉम्पिटिंग बिजनेस इज नॉट अलाउड. तब कॉम्पिटिंग बिजनेस इज नॉट अलाउड. अगर कोई पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस करता है, क्या? अगर कोई पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस करता है, what he needs to do? Account for the profits and pay back the profits to the firm. Are you clear about it? Account for the profit and pay back the profit to the firm. अभी देखो मैं वापस आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ. ए, बी, सी और डी पार्टनर्स है. कौन कौन पार्टनर्स है? ए, बी, सी एंड डी आर पार्टनर्स. द फर्म डज नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड. फर्म में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है. कैन एनी ऑफ द पार्टनर्स डू अ कॉम्पिटिंग बिजनेस? Yes or no? No. A, B, C और D पार्टनर्स है. पार्टनरशिप डीड है. क्या? पार्टनरशिप डीड है, बट उसमें कॉम्पिटिंग बिजनेस के बारे में कोई भी क्लॉज नहीं है. क्या कोई भी पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है? नहीं. तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड फॉर कॉम्पिटिंग बिजनेस, अ पार्टनर कैन नॉट डू अ कॉम्पिटिंग बिजनेस. फिर भी अगर कोई पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस करता है तो क्या होगा? he has to account for and pay back the profit to the firm. he has to account for and pay back the profit to the firm. अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, तब क्या होगा? कुछ नहीं. तब तो अग्री किया है कर सकता है तो वो कर रहा है. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द कॉम्पिटिंग पार्ट. नॉन कॉम्पिटिंग, नॉन कॉम्पिटिंग का जनरल रूल क्या है? अलाउड. मतलब हमारे पास ए, बी, सी, डी पार्टनर है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. कैन वन ऑफ द पार्टनर डू अ नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस? यस और नो? यस. कैन वन ऑफ और मोर देन वन पार्टनर्स डू कॉम्पिटिंग बिजनेस, सॉरी नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस? यस. पार्टनरशिप डीड है, उसमें भी बिजनेस कॉम्पिटिंग या नॉन कॉम्पिटिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है. कैन पार्टनर्स डू नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस? यस. मतलब नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस इज allowed. If there is nothing mentioned in the partnership deed or even if there is no partnership deed in existence, partners can do a non-competing business. Are you clear about it? Partnership deed is silent or there is no partnership deed or allowed by the partnership deed. Right? General rule क्या बोलता है? Non-competing business is allowed. No obligation for account for profits even if business connections are used. अगर नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस के लिए आप अपने बिजनेस कनेक्शन भी यूज कर लेते हो तभी भी कोई अकाउंट फॉर प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज क्या बिजनेस को कोई नुकसान हो रहा है? नहीं. हम लोग क्या बेचते हैं? मोबाइल फोन. अगर इस कनेक्शन को यूज करके मैंने कपड़े बेच दिए, क्या मेरे फर्म को कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं. देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेकिंग गुड द लॉस और अकाउंटिंग फॉर द प्रॉफिट. अभी ध्यान से सुनना.
ABCD कौन है? पार्टनर्स। इन्होंने एक पार्टनरशिप डीड बनाई और बोला कोई भी पार्टनर कोई भी दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता है, न तो कॉम्पीटिंग बिजनेस कर सकता है न तो नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस कर सकता है। इन दैट सिचुएशन कैन अ पार्टनर डू अ नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस? नो। समझो डी पार्टनर है फर्म में, कौन सा बिजनेस है? मोबाइल फोन का। डी जाके एक टेक्सटाइल बिजनेस शुरू कर देता है, डी जाके टेक्सटाइल बिजनेस शुरू कर देता है। क्या अलाउड है उसको करना? नहीं। क्या अलाउड है उसको करना? नहीं। क्या होगा? क्या होगा? अकाउंट फॉर प्रॉफिट नहीं होगा। क्या होगा? अकाउंट फॉर प्रॉफिट नहीं होगा। अगर कोई पार्टनर नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस करता है और स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस आर नॉट अलाउड, देन इट विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक बात समझ लो, नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस से पार्टनरशिप फर्म को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म का कोई रेवेन्यू या प्रॉफिट का लॉस नहीं हो रहा है। जब कोई रेवेन्यू या प्रॉफिट का लॉस होगा तभी अकाउंट फॉर प्रॉफिट का क्वेश्चन आएगा। क्या नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस से क्या कोई प्रॉफिट या रेवेन्यू लॉस हो रहा है? नहीं। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट। If non-competing business is not allowed and a partner does non-competing business, that will be treated as a breach of trust, because partnership agreement is based on consideration of trust. डी ने बोला, अग्री किया कि वो नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करेगा, फिर भी वो नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहा है, तो उसको क्या मानेंगे? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। व्हाट विल वी कॉल इट? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। Other partners can claim damages for breach of trust. Other partners can claim damages for breach of trust. So, if they say that non-competing business is not allowed by the partnership deed, it will be treated as breach of trust. The other partners can recover damages and not to account for profit. The other partners can claim damages but not to account for profit. बोलो. What kind of damages? Like, actually it's not. Maybe see. So there shouldn't be any Wait. damage. नहीं, there has to be damages. They may say that उसने जो टाइम इस फॉर्म के लिए डिवोट करना चाहिए था, वो फॉर्म के लिए डिवोट नहीं करके किसी और चीज़ के लिए डिवोट करा। अगर वो फॉर्म के लिए और मेहनत करता तो फॉर्म और प्रॉफिट कमाती। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वेट, see, we are not talking about the amount. Damages may be a nominal damage of 1 rupee also, but there is a right to claim damages. ध्यान से सुनो अभी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट्स मे हैव टू बी अकाउंटेड फॉर, मतलब नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस में भी प्रॉफिट्स मे हैव टू बी अकाउंटेड फॉर इफ द बिजनेस इज प्रूव टू बी ऑफ अ राइवलरी नेचर। अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो वो राइवलरी नेचर का है, क्या? राइवलरी नेचर का है, तब भी आपको अकाउंट फॉर प्रॉफिट करना पड़ सकता है। आई यू क्लियर अबाउट इट? अगर वो राइवलरी नेचर का है फिर भी अकाउंट फॉर प्रॉफिट करना पड़ सकता है। वेट, आई विल गिव यू एग्जांपल। एक बार वापस समराइज करते हैं। सुनो, नेचर ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है? कंपीटिंग या नॉन कंपीटिंग। अभी बात करेंगे कॉम्पीटिंग की। क्या कॉम्पीटिंग बिजनेस अलाउड है? नहीं। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो क्या कोई पार्टनर कॉम्पीटिंग बिजनेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर कॉम्पीटिंग बिजनेस करता है तो क्या होगा? ही हैज टू अकाउंट फॉर एंड पे बैक द प्रॉफिट्स टू दी फर्म। अगर कॉम्पीटिंग बिजनेस स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड के थ्रू अलाउड है तब वो कर सकता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। आर यू क्लियर अबाउट इट? So if there is no partnership deed, no provision in the partnership deed, right, what will happen? Competing business is not allowed. If a partner does a competing business, he has to account for and pay back the profits. Clear? Second situation, non-competing business. If there is no partnership deed is silent. Is a non-competing business allowed? Yes, non-competing business allowed है, राइट। सो अगर नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस अलाउड है तो आगे का कोई बात ही नहीं करना है।
If there is a partnership deed and a partnership deed says that a partner cannot do a non-competing business, तब क्या होगा? If a particular partner does a competing business, it will be treated as a breach of trust. अगर breach of trust है तो वो लोग क्या claim कर सकते हैं? Damages and not to account for profit. But अगर जो business दूसरा partner कर रहा है, अगर जो business दूसरा partner कर रहा है, अगर उसको राइवलरी नेचर का माना जाता है, क्या राइवलरी नेचर का माना जाता है, तब देयर मे बी अ सिचुएशन फॉर अकाउंट फॉर प्रॉफिट. अब आप लोग सोच रहे हो कि राइवलरी नेचर क्या होगा? नॉन कॉम्पिटिंग है बट राइवलरी नेचर का है. अभी देखो क्या, समझो हमारी जो फर्म है उसका बिजनेस है चश्मा बेचने का. क्या? स्पेक्स बेच रहे हैं हम. क्या बेच रहे हैं? स्पेक्स. मैंने बिजनेस शुरू किया जहाँ पे मैं सर्जरी करता हूँ चश्मे का नंबर हटाने की, विच इज नोन एज अ लेसिक सर्जरी. एम आई सेलिंग स्पेक्स? एम आई सेलिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज? नो भाई, मैं तो ये काम कर नहीं रहा हूँ, बट मैं क्या काम कर रहा हूँ? लोगों के चश्मे के नंबर ही वाइप ऑफ कर दे रहा हूँ. इज इट ऑफ अ राइवलरी नेचर? Yes. Then in that case, there may be a situation of claiming profits. Absolutely clear. मतलब आप तो मेरा धंधा ही खत्म करने पे तुला है, तो ऐसा तो नॉन कॉम्पिटिंग क्या हुआ? दिस इज ऑफ अ राइवलरी नेचर. Are you clear about this? हाँ हाँ, सब कुछ करेंगे, उसका प्रॉफिट भी ले लेंगे, उसको निकाल भी देंगे, बहुत कुछ करेंगे फिर. ठीक है. अभी नेक्स्ट समझ में आया ना? कॉम्पिटिंग नॉन कॉम्पिटिंग. एनर्जी गॉन? हाँ, नहीं नहीं ठीक है, वील डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. चलो.